आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमको सिंपली ये बताया जाएगा कि कैसे मतलब जो भी चेंजेस हुए, जो भी किसी बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने जो चीज़ रिकॉर्ड करी उस टाइम के बड़े बड़े पोएट्स ने, या जो भी उस टाइम पे होता था वो कैसे आज हम लोग को पता चलता है। मतलब समझो उस टाइम पे लोग कपड़े पहनते थे तो हमको कैसे पता चला कि उस टाइम पे लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, खाने के लिए लोग यही खाते थे, लोगों का मतलब दिनचर्या लाइफस्टाइल कैसी थी वो हमको कैसे पता चलता है, और जो भी चीज़ें हैं मतलब तो उसके बारे में हमको चैप्टर में बताया जाएगा। और अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होते हमको एक मैप दिखाता है। ये एक मैप है गाइस। ये मैप जो है एक्चुअली, ये अपना जो मैप है ये इंडिया का मैप है। हाँ, ये देख के लगता नहीं है कि ये इंडिया का मैप है, पर ये जो मैप है, क्योंकि ये मैप जो है 12th सेंचुरी में बनाया गया था एक अरेबियन जोग्राफर के नाम के द्वारा, जिसका नाम था अल इदरीसी। तो याद रखना, 12th सेंचुरी में जिसने मैप बनाया था अरेबियन जोग्राफर ने, उसका नाम अल इदरीसी था। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी ये सवाल आ सकता है कि किसी अरेबियन पर्सन ने बनाया था, वो कौन था 12th सेंचुरी में। तो वो अल इदरीसी ने बनाया था, या फिर जो क्वेश्चन हो सकता है कि अल इदरीसी ने कब बनाया था इंडिया का मैप, तो वो होगा 12th सेंचुरी। तो ये उसने इंडियन कॉन्टिनेंट बनाया है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अलग ही दिख रहा है, इंडिया से लग ही नहीं रहा है कि ये इंडिया है। और वही हमको दिखाया गया कि ये जो मैप है ये आज से लगभग 1154 सी में बना, क्रिश्चियन एरा में बनाया गया है। यानी कि ऑलमोस्ट आज से शायद 600-700 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल हो गए मतलब बनाए हुए। तो ये था उसका बनाया हुआ। और ये एक अलग जोग्राफर था, ये आपको मैंने बताया। और वैसे ही उसके 600 सालों के बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, जो कि 1720s में उसने कहीं बनाया था इस एक मैप को। और यहाँ पे कार्टोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मैप बनाता है। तो आपको याद रखना ये टर्म कि कार्टोग्राफर एक्चुअली क्या होता है। तो कार्टोग्राफर मतलब जो मैप बनाता है पर्सन, वो होता है। तो एक फ्रेंच पर्सन ने भी बनाया 1720s में, यानी कि ऑलमोस्ट अल इदरीसी के 600 सालों के बाद बनाया उसने इंडियन मैप। तो आप मतलब देख के चौंक जाओगे कि ये देखो जो उसने मैप बनाया इंडिया का, मतलब कितना ही डिटेल्ड उसने बनाया। आप देखो मतलब एकदम परफेक्ट बनाया। मतलब साउथर्न एरिया तो आप देखो मतलब एकदम एग्जैक्ट लग रहा है, और ऊपर के एरियाज भी बहुत एग्जैक्ट लग रहे हैं। और वहीं साथ में इसने सभी रिवर्स को भी इसने एग्जैक्टली लोकेट कर लिया है कि लोकेट रिवर्स का क्या फ्लो स्ट्रीम जो है, जो भी फ्लोइंग लाइन है वो कैसी गई है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है एग्जैक्टली, किस लोकेशन कुछ लोकेशन पे बाहर आ रही है किसी भी ओशन या सी में। खास करके आप साउथर्न एरिया का इसका देखो तो डिटेलिंग कितनी बेटर की है उसने। और ये दिमाग में आता होगा कि यार ये ऐसा मैप तो तभी बन सकता है जब किसी इंसान के पास एरियल व्यू हो, यानी कि जब वो ऊंचाई से थोड़ा देख सके कि हाँ कैसा दिख रहा है हमारा जो ज़मीन है, तो ये हो सकता है। लेकिन ये उस टाइम पे कैसे पॉसिबल रहा होगा ये काफ़ी मुश्किल है सोचना भी। तो ये था उसका मैप। और हमको बस यही बताया कि कैसे मतलब जो है 600 सालों में उसने मैप बदला, मतलब कैसे मैप चेंजेस हुए, मतलब चेंजेस तो हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमको दिखाया है इस दोनों मैप के द्वारा, यही दिखाया गया है। और ये मैप जो है उस यूरोपियन सेलर ने अपने वॉयाज पे बनाया था। वॉयाज मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि वो एक हैवी इंग्लिश टर्म है। इसका मतलब होता है आप किसी भी काइंड ऑफ एक समुद्र या फिर स्पेस की यात्रा पे आप निकले, तो जैसे कि समझो अगर आप स्पेस शिप में कहीं जा रहे हो दूसरे प्लेनेट पे, तो वो आपका एक वॉयज है। कि आप समझो यहाँ से मार्स तक जा रहे हो स्पेस शिप में बैठ के, तो वो एक वॉयज है कि आप एक स्पेस वॉयज में जा रहे हो। और वैसे ही सेलिंग करोगे, समझो अगर आप यहाँ पे, अगर आप अभी नीचे से आप अगर साउथ में कहीं बैठो, सेल करने जाओ और टू द वेस्ट आप जाओ अरेबिया में कहीं भी, तो वो एक वॉयज हुआ। तो वॉयज खाली जो है सेलिंग के लिए और सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये वॉयज उस वर्ड का मतलब होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ हमको बताया गया है कि जो मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो उस टाइम के हिस्टोरियंस थे वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिखते थे। क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यार जो भी नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं वो तो भाई अपने मन का कुछ भी लिख के चले जाते हैं, मतलब उनको जैसा दिखता है वो अपने मन से लिख देते हैं अपनी सोच के हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि वो दूसरे देश में गए हैं तो उनको वहाँ का पूरी तरह से लोग जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसको वो लिखते हैं अपने जो भी रिकॉर्ड्स में डालते हैं और लिखते हैं वो। और ऐसा नहीं होता था कि मतलब वो अपने मन से कुछ भी लिख दे यार कि हाँ ये दिख रहा है तो मैं वो लिख देता हूँ, मैं अपने मन से उसको बना के लिख देता हूँ कहानी। ऐसा नहीं, उनको जो दिख रहा था वो उसको वही देते, क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल जो उनके एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कि मतलब ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। वही है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है अगला टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में हमको क्या मिलता है, सिंपली सी बात है, हमको इसमें देख के लग रहा है कि नए और पुराने जो कि टर्म्स होते हैं, यानी कि जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं या फिर जो वर्ड्स थे न्यू कैसे हैं अभी ओल्ड कैसे थे,
तो बस वही है। तो इस टॉपिक में को ये बताया गया है लिख के, मतलब कि मैं आपको फटाफट एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस टॉपिक्स में क्या बोला गया, तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा चैप्टर, ताकि आपको समझने में बहुत जल्दी समझ लो और बहुत आसानी से आप समझ भी लो। और मैं कोई भी टॉपिक या पॉइंट मिस नहीं करूँगा इस पैराग्राफ में, किसी भी पैराग्राफ में। तो जस्ट बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और देखो, इसमें ये बोला गया है कि जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड हुए होंगे। जैसे कि समझो, इसमें एग्जांपल दिया है कि मिडिएवल पर्सन जो पर्सिया जो है, वो मॉडर्न पर्सिया से बहुत अलग है। मतलब जो उस बहुत मतलब जो आज से अगर 700-800 साल पहले का जो पर्सिया देश रहा होगा, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ की जो भी लिपि होगी लिखने के लिए, ठीक है, और आज का जो पर्सिया होगा, जो कि पर्सिया नहीं शायद ईरान बन चुका है, तो उसको जो मतलब उसमें जो लिखने की लिपियाँ होंगी, उसमें जो बोलने का भाषा और कल्चर होगा, वो चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज। और सिर्फ पर्सिया के साथ नहीं, ये बहुत सारे देश में हो गया। मतलब आप देख लो, अगर आज से आप मतलब अपने ही देश में अगर आप देख लो कि अगर आज से आप 1000 साल पहले जाओगे, तो लोग कहीं ना कहीं मतलब संस्कृत में लिखा करते थे, राजा महाराजा जो भी अपने बायोग्राफी और जो भी लिखते थे। और संस्कृत भी उनकी बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज होती थी, प्राकृत में लिखते थे। तो आज के लोग कैसे उस चीज़ को मतलब, और आज आप देख लो, आज के आप टाइम पे लिखोगे कहीं भी तो इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, कोई भी रिकॉर्ड लिख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो कि आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो कि कितना चेंज हुआ है इन सालों में लिखने का। तो बस वही बात है कि ये जब ये चेंज हो गया तो कैसे मतलब फिर भी लोग उसको एग्जैक्टली डिसाइफर कर पाते हैं, मतलब उस टाइम का लोग कैसे आज भी पढ़ पा रहे हैं। बस वही बात है। तो वही सिखाया है इसमें। तो अभी हमको इस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया एक टर्म यानी कि एक वर्ड दे के, जिसका नाम है हिंदुस्तान, जो कि हमारे देश का नाम है। तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान नाम जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये हाईलाइट किया है, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो हिंदुस्तान टर्म जो है वो कैसे पड़ा हमारे देश का नाम, और क्यों दिया, किसने दिया, ये सब इस पैराग्राफ में बता दिया है। एक्चुअली हिंदुस्तान वर्ड जो है वो हमारे किसी इंडियन सिटीज़न या फिर किसी भी इंडियन महाराजा राजा ने नाम नहीं दिया है। हालांकि देख के लग रहा होगा सुन के कि यार ये किसी हिंदू महाराजा राजा ने दिया होगा इसका नाम अपने देश को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा उल्टा स्टोरी है। एक्चुअली एक पर्शियन क्रॉनिकलर था, मतलब लिखने वाला एक बहुत बड़ा जानकार था पर्शिया का। उसका नाम था मिनहाज ई सिराज, ये उसका नाम था। और जब वो इंडिया आया था, मतलब जिस टाइम पे जब वो हिंदुस्तान में अपने आया था, तो 13 सेंचुरी में आया था, और 13 सेंचुरी में उसने इसका नाम रखा था हिंदुस्तान। उसने यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया था कि इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, उसने बस अपने जो राइटिंग से, उसने जो रिकॉर्ड्स है उसमें उसने उसका नाम हिंदुस्तान रखा था। ऐसा नहीं बोला था यार कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है। मतलब इधर के लोगों को ऐसा नहीं पता था, वो अपने रिकॉर्ड्स में उसने याद करने रखने के लिए लिखा था कि इसका नाम हिंदुस्तान है। तो उसका नाम याद रखना है आपको, मिनहाज ई सिराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नेम है ये, सॉरी। ये पर्शियन था और 13 सेंचुरी में इसने नाम दिया था, याद रखना। और उसका मतलब हिंदुस्तान से पूरा इंडिया नहीं था। जो आपके दिमाग में आज आप इंडिया बोलते हो तो आपके दिमाग में एक मैप बनता है इंडिया का फुल, उसका फुल मैप से मतलब नहीं था उसको, उसने पूरे मैप को इंडिया बोला ही नहीं था। क्योंकि आपको मैं सिंपल छोटे भाषा में बताऊं तो उस टाइम पे जो है, आज से इतने सालों 100 सालों पहले ऐसे देश नहीं हुआ करते थे यार कि ये जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंडिया इतना पूरा बड़ा सा है, ऊपर से नीचे जम्मू से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, बाजू में भुज से लेके वेस्ट से टू द ईस्ट एंड तक। ऐसा नहीं है। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो राजा जहाँ पे रह रहा है वो वो उसका देश हो गया, ऐसा हो जाता है। मतलब समझो, अगर आप एक बहुत बड़े से कोई सिटी में रहते हो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप जयपुर में बड़े से सिटी में रह रहे हो, ठीक है, तो जयपुर में जो भी राजा होगा तो वो उसका देश हो गया है, ऐसा एक तरह से हो जाता है। फिर बाद में अगर वहाँ पे किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया तो वो राजा का देश उसमें आ जाएगा। तो मतलब वैसा होता था उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि पूरा बड़ा सा देश है। तो उसने एक्चुअली जो हिंदुस्तान नाम रखा था ना, उसने पूरे इंडिया पूरे लैंड मास के लिए नहीं रखा था। उसने हिंदुस्तान नाम जो है कुछ स्टेट्स के लिए रखा था, जहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत की जो है डोमिनियंस थी। मतलब डोमिनेंस थी, मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा हावी थी उस एरिया पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था उनका। तो वहाँ पे होता है, उन्होंने उसका नाम रखा था हिंदुस्तान। और ये जो एरिया थे, ये आपको याद रखना है, ये कौन से एरिया थे, सॉरी, ये कौन से स्टेट्स थे, ये थे पंजाब, हरियाणा, एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। मतलब गंगा और यमुना के बीच में, ये दोनों नदियों के बीच में जितनी भी स्टेट, जितनी भी जगह आती है, और बाजू में पंजाब और हरियाणा, ये जो जगह है, ये पूरे जगह मतलब मिला के उसको उसको मतलब मिला के उसने सोचा था कि इसका नाम हिंदुस्तान है। मतलब उसने उसको ऐसा उसने बस रिफ़र किया था कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसने रिलीजियस के हिसाब से उसने ये रिफ़र किया था कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, तो हिंदुस्तान उसने नाम रखा था। और बेसिकली उसने ये नाम जो है साउथ के लिए नहीं रखा था, वो साउथ इंडिया में जब उसने एक्सपीडिशन किया वहाँ पे उसने ये नाम हिंदुस्तान रखा ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही अलग था। लेकिन लास्ट बाद में जब ये नाम के बाद, जब कुछ सालों के बाद, जब दिल्ली सल्तनत का जो डोमिनेंस था, मतलब जब उनका दबदबा जो है वो धीरे धीरे आगे तो फैला ही था, आपको पता ही होगा। तो जब वो साउथ इंडिया में तरफ फैला था,
तो भी मतलब ऐसा नहीं था कि उसका नाम भी हिंदुस्तान में आ गया था, तब भी उसको हिंदुस्तान नहीं बोलते थे वो लोग, ऐसा था वहाँ पे। मतलब जिसका नाम उसने रख दिया था हिंदुस्तान, उतना ही रह गया था। चाहे फिर कोई भी वहाँ पे राज्य आए, कोई कोई भी राजा है, कोई भी धर्म का राजा है, उसने उतना का ही नाम उन्होंने हिंदुस्तान से रेफर किया था। और एक कॉन्ट्रास्ट इन्होंने इसमें दिया है कि बाबर ने जो है 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था। तो बाबर जो है उसने भी हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, जो कि डिस्क्राइब करता है ज्योग्राफी, फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इस बुक में सब कॉन्टिनेंट का अपना मतलब है अपना इंडिया, ठीक है। तो बाबर ने भी यहाँ पे एक बार मतलब अपने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, उसका मतलब हिंदुस्तान से था कि यहाँ का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भी यहाँ का कल्चर है लोगों का, मेन जो कल्चर है लोगों का यहाँ पे, वो हिंदू जैसा है, एकदम सनातनी है। तो एकदम वैसा है वो, तो इसलिए उसने उसका नाम उसने हिंदुस्तान रखा। उसने भी हिंदुस्तानी बोला था, रखा नहीं था, हिंदुस्तानी उसने बोला था। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा बाद में बोला था, 16th सेंचुरी में बोला था उसने, ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी के बाद उसने भी ये वर्ड यूज़ किया था। पर ये वर्ड उस टाइम से फेमस हो गया था एक तरह से अपने देश के लिए। उसके बाद हमने जब देखा कि जब 14th सेंचुरी जो पोएट है, जो आगे बहुत फेमस पोएट, आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसराव, उसने भी वर्ड नाम रखा था हिंद। उसने भी हिंद वर्ड बोला था एक बार अपने देश के लिए, कि हिंद पे कब्जा करना है या हिंद में हम राज करते हैं, ऐसा सा मतलब जो भी वर्ड है, तो वो हिंद बोलता था इस देश को। मतलब उसका भी जोग्राफिकली उसका आइडिया था और पॉलिटिकल कल्चरली उसका एक्सपेक्ट था बोलने का, मतलब हिंद। और उस टाइम पे बेसिकली आपको पता है इंडिया कोई नहीं जानता था। अगर आप उस टाइम पे जाओगे भी ना, तो आपको उस टाइम पे कोई इंडिया बोल के आप समझ नहीं पाओ, कोई समझेगा नहीं कि इंडिया एक्चुअली होता क्या है, इंडिया क्या था, किसी को नहीं पता है। बस वो इंडिया वर्ड है उनके लिए एकदम, मतलब कोई नया वर्ड है, एलियन वर्ड है, उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में। बस वही है। तो हिस्टोरियंस जो मतलब इसमें लिखा है कि हिस्टोरियन जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं कोई भी टर्म्स को लेके, मतलब अपने लिए, कि हम जो भी टर्म पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, वो टर्म कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्म जो है मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कहीं कहीं पे। तो इसलिए वो लोग कोई भी लिखी हुई चीज़ों को बहुत, या फिर कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो मतलब देखते थे और उस पर रिफ़र करते थे वो। यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया फॉरेनर वर्ड का, कि फॉरेनर वर्ड एक्चुअली क्या होता है। तो सिंपली इसमें बोल दिया कि फॉरेनर मतलब एक्चुअली वो होता है जो हमारे देश का ना हो, ठीक है। बस वही, जैसे कि आप समझो, आपको मैं बोलूँ फॉरेनर, तो फॉरेनर क्या हो गया, जो इंडियन नहीं होगा, ठीक है। जो इंडियन पर्सन नहीं है वो फॉरेनर नहीं है, वो फॉरेनर है, सॉरी, है ना। अब बेसिकली अगर आपके में मैं नेपाल भी, नेपाल का कोई इंसान आपके सामने लाके खड़ा कर दूँ, तो भी आपके लिए फॉरेनर एक तरह से, ठीक है। बस वही है। और वैसे ही उनके यहाँ पे है। तो सब जगह ऐसी है कि मतलब जो अपने कंट्री का नहीं है वो फॉरेनर हो गया एक तरह से। और उस टाइम पे लोग फॉरेनर तो नहीं बोलते थे, मतलब उस टाइम पे हिंदी में लोग इसको परदेसी बोलते थे, और अभी भी परदेसी बोलते हैं लोग। और पर्शियन में इसका नाम जो है अजनबी रखा गया था, एक अजनबी है। और जो भी मतलब ऐसा उस टाइम पे लोग उनके लिए फॉरेनर वो होते थे ना, उस टाइम पे देश नहीं, उस टाइम पे जो, अगर आपके गांव से बाहर का भी कोई इंसान अगर आएगा ना आपके गांव में, तो वो आपके लिए फॉरेनर है। मतलब अगर आप समझो कि आप किसी भी एक सिटी में रह रहे हो, ठीक है। अगर आप समझो, मान लो आप जयपुर में, या फिर एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पे जलंधर में रह रहे हो, ठीक है। और जलंधर से आप मतलब किसी दिन, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से बहुत सालों का, सेंचुरीज पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप मान लो जलंधर में रह रहे हो आज, और अगर आप मतलब मान लो कुछ दिन के लिए अमृतसर गए, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो आपको समझ जाएंगे, उनके लिए भी आप फॉरेनर ही हो एक तरह से उस टाइम पे भी, क्योंकि वो आप उनके गाँव के हो ही नहीं, आप उनको जानते ही नहीं हो, तो इसलिए वो उनके लिए आप फॉरेनर हो गए, परदेसी हो गए एक तरह से। तो बस वही है। इसमें सिंपली हमको समझाया गया कि फॉरेनर और परदेसी क्या होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात कर ले अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सवाल आपके दिमाग में आता होगा, कभी भी बचपन में, अभी भी आता होगा, कि मतलब हिस्टोरियंस आखिरकार कैसे पता कर लेते थे कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। तो बेसिकली उस टाइम पे तो बहुत, अगर आप सेंचुरीज पहले जाओगे, मतलब बहुत, मतलब ये 700 यहाँ पे जो दिखा है 700 BC से पहले जाओगे, 500 400 BC के आसपास, तो मतलब ऐसा रहेगा जैसे कि क्या बोलता है कि एक्चुअली ये रहता था कि मतलब उस टाइम पे लोग जो है मतलब एक तरह से अपने बारे में बुक्स लिखवाते थे। उनके पास अगर कोई बड़े बड़े मतलब उनके कोर्ट में अगर बड़े बड़े कोई लेखक हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे, उस पर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखवाते थे। और हालांकि उस टाइम पे पेपर इतना ज़्यादा, पेपर का जो मतलब इन्वेंशन था, जो पेपर जो था काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, वाइडली अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उतने ज़्यादा हमको बुक्स नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको इस बुक में, बेसिकली पूरे बुक में जो है 700 to 1750 के बीच में का एरा के बारे में बताएंगे हमको। यानी कि 1750 के ऑलमोस्ट ब्रिटिश का ये लोग इंट्रोडक्शन करवा देंगे एंड तक, या फिर अगले चैप्टर से होगा।
तो अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मतलब इस ये बोल रहा है कि 700 से 1750 के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बुक यूज़ होने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा बुक लिखने लगे थे लेखक और पोएट्स। मतलब हर एक चीज़ के लिए ऑलमोस्ट बुक यूज़ होने लगी थी, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया था और चीपर भी हो गया था। यहाँ पे आप देख लीजिए, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर अवेलेबल। और जो कि हमको खाली कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और कभी कभी स्कल्पचर्स कोई मिलते थे, कोई स्टैचूज़ मिलते थे, तो वो अब नहीं है। मतलब वो ज़्यादातर से अब हमको उसके बारे में पेपर्स मिलते हैं। तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा इजीली हमको मिल जाता है इस एरा के बीच में हिस्ट्री फाइंड करने का, क्योंकि मतलब अगर एक इंसान से हमको नहीं मिला तो हमको दूसरे इंसान की वो चीज़ मिल जाएगी, है ना। तो बस वही बात है, जैसे कि समझो अगर एक इंसान ने नोट्स नहीं बनाया होगा उस टाइम पे, तो दूसरा तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो हम उसका अगर हमको मिल गया तो हम उससे भी पता कर लेते कि एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था। तो बस यही सब रीज़न था कि पेपर जो है, सबसे मेन रीज़न था कि पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो गया था। और यहाँ तक कि उस टाइम पे जो लोग थे मतलब अपना छोटे छोटे लिखने का भी जो होता था, जैसे कि कोई भी टैक्स मतलब जो कलेक्ट करते थे लोग, जो भी रिकॉर्ड्स हों, जैसे कि जुडिशियल रिकॉर्ड है, पेटिशंस होंगे, रजिस्टर होंगे, अकाउंट्स होंगे, ये सब जो भी लोग संभालते होंगे, लिखते होंगे, जो भी मुंशी लोग उस टाइम के हम बोलते थे, तो वो उसके लिए भी लोग पेपर यूज़ करने लगे थे। क्योंकि उसके पहले तो लोग सिर्फ राजा महाराजा की कोई बहुत बड़े मतलब आदेश हो तो उसी पे कुछ लिखते थे वो लोग, वरना नहीं लिखते थे। और इस टाइम पे जो है हमको बहुत ज़्यादा यूज़ मिल गया था पेपर का, तो इसलिए हमको ज़्यादा आर्चीव्स और मतलब हमें उनके बारे में सबूत और सुराग मिलते रहते हैं। तो बस यही है। और एक बात है कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं था। मतलब 700 के टाइम पे तो आपको लगता भी नहीं होगा कि प्रिंटिंग आया ही नहीं होगा ऑब्वियसली उस टाइम पे। तो लोग जो है कोई चीज़ को अगर कॉपी करते थे तो वो लोग बाई हैंड वो लोग कॉपी करते थे। मतलब आज अगर समझ लो आप एक रामायण पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी वो बुक जो है किसी एक बुक बनी होगी, और वही बुक आज वापस रीप्रिंट रीप्रिंट और रीप्रिंट होते हुए आपके पास आ रही है, जो भी मतलब प्रेस, जो भी प्रिंटिंग प्रेस से होके आपके पास आ रही है। तो वो बुक प्रिंट होने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में वो प्रिंट हो जाती है पूरी तरह से, और वो भी एग्जैक्टली पहले बुक के जैसा सेम प्रिंट होके आती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों में से कौन सी बुक ओरिजिनल है कौन सी फेक है। लेकिन उस टाइम पे जो है प्रिंटिंग नहीं था, तो ऑब्वियसली जो लोग अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, उसका डुप्लीकेट बनाते थे, तो वो लोग उसको अपने हाथों से बनाते थे लिख के। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आता था, जैसे कि समझो हर किसी की हैंड राइटिंग ह्यूमन की सेम नहीं होती, आपको पता है, हर किसी की हैंड राइटिंग अलग होती है। तो बस वही एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमको फॉल्ट हो जाता है, छोटा सा लूप हो जाता है हमारे हिस्ट्री में, कि ये जो कभी कभी हैंड राइटिंग सही मतलब सही से ना पढ़ पाने की वजह से जो है हमको हमको कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे हो जाता है उस टाइम से, जैसे कि हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो बस वही है इसमें, कि कभी कभी हैंड राइटिंग वजह से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली यही हमको दिखाया गया कि उस टाइम पे लोगों के कैसे लिखते थे लोग, प्रिंटिंग कैसे होता था, कॉपी कैसे हो रहा है। और यहाँ पे हमको देखो एक फिगर दिखाया गया है कि इसमें हमको बताया गया कि ये जो इंसान है, ये कोई लेखक है और ये जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे जो है ये कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है और इसका वो डुप्लीकेट है, फिर दूसरा वो कॉपी बना रहा है, तो वो इस पे खुद से लिख के बना रहा है। मतलब सोचो कितना टाइम लगता होगा इनको वो चीज़ बनाने में। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन का भी काम है ये चीज़। तो बेसिकली उस टाइम पे लाइफ उतनी ज़्यादा इजी नहीं हुआ करती थी जैसे आज हमारे पास है, फिर भी हम उसको वेस्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे जैसे देखिए एक ओरिजिनल कॉपी है और उसका मतलब इन्होंने मतलब कॉपीज़ बनाए, तो देखो कितना फ़र्क है। ऐसे तो मुझे अरबी पढ़ने में नहीं आती है, पर जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ पा रहे हैं उनको पता चलता होगा कि यहाँ पे कितना अलग अलग लिखा है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें मैसेज जो है गलत कन्वे हो गया है। मतलब यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसा यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो बेसिकली जो है कभी कभी ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हैंड राइटिंग जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड लग रही है, कंजस्टेड लग रही है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो लोग पढ़ पाते हैं उनको भी चीज़ सही से समझ में नहीं आएगी। तो बस यही है। तो यहीं पे यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कभी कभी जो ऑथर्स होते थे किसी भी बुक के या फिर किसी भी नोवेल या फिर ऐसा कुछ भी, मान लो अब इंस्क्रिप्शन के ऑथर जो होते थे, वो अपने ही जो क्रॉनिकल्स वो लिखते थे। मतलब जो वो अपने ही लिखी हुई चीज़ों को कभी कभी कॉपी करके रखते थे, ताकि मे बी एनी रीजंस की वजह से वो कॉपी कर सकता है, कि मतलब एक कॉपी उनको किसी को देनी हो, एक कॉपी उनको राजा को देनी हो, अपने पास रखनी हो, अपने किसी बेस्ट को देनी हो, बस वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे बताया कि जो 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर है, ठीक है, जिसका नाम ज़ियाउद्दीन बरौनी है, बरौनी था, उसने मतलब अपना पहला क्रॉनिकल जो है लिखा था 1356 में। और अनदर वर्जन यानी उसका जो उसने दूसरा वर्जन लिखा था वो उसने 2 साल के बाद लिखा था, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही होने के बाद भी वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से थोड़े बहुत
अलग होते थे, मतलब डिफर, यहाँ दिख रहे हैं दोनों जो है डिफर करते थे एक दूसरे से। पर हिस्टोरियंस जो है उनको पता ही नहीं था कि मतलब जो पहला वर्जन जो उसने लिखा होगा 1356 में वो कभी एग्जिस्ट करता था। उनको पहले उसका सेकंड वर्जन ही मिला, और पता नहीं ये अनफॉर्चुनेटली उनको पहले सेकंड वर्जन ही मिला और उनको लगा कि यही ओरिजिनल वर्जन है। लेकिन 1960s में कहीं उनको इसका ओरिजिनल वर्जन मिला जो कि 1356 में उसने लिखा था। और उससे उनको पता लगा कि कितना ज़्यादा डिफ़र करता है उनके एक ही बुक, दोनों चीज़ आपस में डिफ़र कर रहे हो। मतलब एग्जांपल मान लीजिए आप यही बुक पढ़ रहे हैं उस ज़माने में, ठीक है, आप यही सेम बुक आप पढ़ रहे हैं अपने हिस्ट्री की, और वही 2 साल के बाद कोई और उसको अगर हाथ से लिख के देगा तो वर्ड टू वर्ड वो सेम नहीं लिखेगा, कुछ ना कुछ वो चेंज कर देगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ पढ़ ना पाए, तो ऐसा बुक थोड़ा बहुत डिफर करेगी 2-3%। बस वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिक ग्रुप्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमको बताता है कि 700 से 1750 के बीच में कितने सारे जो चेंजेस हुए, जो कि सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे हुए, इनके रिलीफ्स बहुत बदले गए, तो उसके बारे में हमको बताता है इसमें। तो जैसे कि इसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि पर्शियन व्हील जो आया इरिगेशन का, जो आपने देखा होगा कहीं पे मूवीज़ में या वगैरह कहीं भी देखा होगा आपने, जैसे कि एक बड़ा सा व्हील होता है लकड़ी का होता है, उसमें पानी रहता है और वो घुमाते एक नीचे पानी के सोर्स से, और फिर वो आगे जाके बढ़ता है, पानी बढ़ाता है। तो वो था पर्शियन व्हील ऑफ इरिगेशन। फिर वीविंग के लिए सूत काटने के लिए स्पिनिंग चरखा आया जो अपने पास। फिर बाद में फायर आर्म्स जो आए कॉम्बैट के लिए, है ना, जो कि फायर यूज़ होते हैं इसमें। फिर नया नया जो है नए नए पौधे आए, नए नए फ्रूट्स वेजिटेबल्स आए, बेवरेजेस बहुत सारे नए नए आए, मतलब खाने पीने के लिए सामान अपने कॉन्टिनेंट में, जैसे कि पोटैटोज़ आया, और फिर मकई आया, फिर मिर्चा आया, मिर्च, चिल्लीज़, फिर चाय पत्ती आई, कॉफ़ी आई। ये सब अपने देश के नहीं थे, इन सबको दूसरे जब जो ट्रेडर्स वहाँ से मर्चेंट जो घूमते घूमते आते थे, सेल करते आते थे, वो अपने देश में बेच के गए। और ये जो इनोवेशन है मतलब काफ़ी ज़्यादा नया रिफॉर्म लाया हमारे मतलब कंट्री में। और बहुत सारा नया इनोवेशन हो, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल और क्रॉप में बहुत सारा नया नया चीज़ आया। और इसको से जो पीपल है ना, इसके साथ साथ अपने नए नए आइडियाज़ भी लेके आते थे अपने साथ। जैसे कि आपने भी पुराने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो बाहर से आते थे मतलब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, वो अपने साथ सोशल अपनी रिलीजियस मतलब टीचिंग्स को भी लेके आते थे। जैसे कि बुद्धिस्ट आते थे, वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स लेके आते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। फिर लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। फिर जैनिज़्म का भी ऐसे ही हुआ, मतलब जैनिज़्म बाहर से नहीं आया, पर जैनिज़्म मतलब कैसे रिफॉर्म हुआ लोगों के अंदर। फिर बाद में अरब ट्रेडर्स आए तो उन्होंने अपना इस्लामिक रिलीजन भी लाया था यहाँ पे। क्रिश्चियंस भी आए थे, उन्होंने भी अपना क्रिश्चियन बिलीफ दिखाया। तो ये सब अलग अलग चेंजेस हुआ। तो टोटली यहाँ पे बोला जाएगा तो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल, कल्चरल, ये बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आए हैं हमारे पास। तो ये हमको देखने को मिलता है इस एरा के बीच में। और यहाँ पे ये रहा, देखिए एक पर्शियन व्हील है जो इरिगेशन के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप। ये आप देख सकते हैं, इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं, पानी जो है इसमें से निकलता है और आगे बढ़ता है पानी वगैरह। और ये जो पीरियड है ना, ये एक ऐसा एरा था जिसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हुई थी। मोबिलिटी मतलब कि लोग बहुत इधर से उधर मतलब माइग्रेट करते थे। मतलब लोग हो सकता था कि एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पहुंचते थे। मतलब समझो अगर आपके कोई इंडिया कंट्री का हो तो दूसरे अरब के ट्रेड में, सॉरी अरब कंट्री में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी पहुंच जाते थे, यूरोप तक भी पहुंच जाते थे वो लोग ट्रेड मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इसमें लिखा गया है क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे ट्रेड का बहुत ज़्यादा जमाना चलता था। मतलब समझ रहे हो, आपके देश में कोई चीज़ें हैं वो दूसरे देश में नहीं है, और आप वहाँ से सामान लेके जा रहे हो दूसरे देश में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत मिलेगी उस चीज़ की। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपके घर में आलू उग रहा है और आपके आसपास भी सब जगह आलू ही उग रहा है, तो आपका वो आलू बिल्कुल महंगा नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप वो आलू ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे आलू बिल्कुल उगता ही नहीं है, वहाँ पे आपका आलू जो है अच्छे दामों में भी बिक जाएगा। तो यही उस वक्त थी अपॉर्चुनिटीज़ की। मतलब लोग मोबिलिटी करते थे, बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते थे इधर से उधर या फिर उधर से इधर भी करते थे। और अपना जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपको तो पता ही है, सोने की चिड़िया थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ था, इमेंस वेल्थ था, और बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे पीपल के लिए, ताकि अपना एक नया फ्यूचर, एक नया ज़िंदगी बना सके वो लोग। और बहुत सारे इसी टाइम के बीच में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उस दिन से लेके आज तक फेमस है। इस ग्रुप को जो है मतलब इस पीरियड में हम लोगों को बोलते थे राजपूत, और अभी भी राजपूत बोलते हैं। राजपूत बेसिकली नेम है जो कि राजपुत्र, राजा पुत्र के नाम से डिराइव हो रहा है, जिसको हम राजपूत बोलते हैं एज अ काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि सन ऑफ द किंग्स और द सन ऑफ द रूलर्स। और इनका जो ज़्यादा फॉर्म हुआ सबसे बड़ा वो हुआ था 88th एंड 14th सेंचुरीज़। ठीक है, तो जो टर्म है जो अप्लाई हुआ था मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो ये बेसिकली अपने आपको क्षत्रिय कास्ट के लोग बताते थे और क्लेम करते हैं लोग कि लोग क्षत्रिय हैं। और इसमें जो है बहुत सारे लोग सिर्फ राजा महाराजा नहीं होते थे, राजा के जो सेनापति हो गए,
ठीक है, उनके जो सोल्जर जो उनके लिए सैनिक लड़ते हैं वो तक भी इसमें राजपूत कास्ट में आते हैं। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो राजा है वही राजपूत है, उसके लोग बाकी लोग नहीं। मतलब उसका अगर कोई सेनापति होगा, उसके सेना में अगर 5 लाख लोग लड़ रहे हैं तो वो पाँचों के 5 लाख उससे एक तरह से राजपूत ही हो जाएंगे उसके लिए। तो बस क्षत्रिय ही हो जाएंगे एक तरह से, मतलब क्षत्रिय। तो ये उसमें था। और एक काफ़ी ज़्यादा मतलब नए नए ग्रुप्स भी उसमें आए थे, जैसे कि एक साइवलरी कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम वैल्यूर। इनका एक मतलब राजपूत का जो है बहुत एक यूनिक और बहुत ज़्यादा डेफिनेट कोड है इनका। इनका मतलब जीवन का सार की, इनका सार है कि एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का मतलब आपको तो पता होगा कि कहीं पे ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी रखना। और वेलर का मतलब अगर आपको बता दूँ तो वेलर मतलब होता है शौर्यता और वीरता। मतलब इनका है कि आपने सुन के आपको सुना होगा कि ये लोग वीर होते हैं, ये लोग वीर की तरह करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, जीते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा वीर होना होना चाहिए, वीरता होती है इनके अंदर। और बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं ये किसी भी चीज़ के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। तो ये थी उनकी एक कोड जो कि अपने लाइफ में वो उतारा करते थे, कभी भी अभी भी उतारते हैं वो लोग। और भी बहुत सारे ग्रुप थे उस टाइम पे, जैसे कि मराठास हैं, सिख हैं, जाट थे, फिर अहोम थे, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अहोम बहुत ही, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है अपनी अहोम। ये अपने, मैं शॉर्ट में बता दूँ तो इन्होंने कभी भी मुग़ल को अपने ऊपर राज करने नहीं दिया था। मतलब मुग़ल 600 साल तक इंडिया में राज करे थे, लेकिन उन 600 सालों तक कभी भी अहोम से जीत नहीं पाए थे। मतलब बाबर से लेके औरंगज़ेब तक के सभी राजाओं ने, सभी रूलर्स ने हमला किया था इन पे, लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए थे। अहोम, ये अपने आसाम में पड़ता है, आसाम की एक डायनेस्टी थी ये। इन्होंने कभी ईस्ट में जाने नहीं दिया उनको। और कयस्थास, ये एक ऐसे, ये सब ऐसे कास्ट थे जो कि मतलब स्क्रिप्ट्स लिखते थे, स्क्राइब्स लिखते थे, और सेक्रेटरीज हुआ करते थे। मतलब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के स्क्राइब्स, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें लिखना, मतलब बड़े बड़े पुस्तकें सब लिखना है सब उनके लिए। और ये सब जो इन्होंने भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करी अपने लिए, ताकि वो भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सके। मतलब अगर एक खाली राजा है तो खाली उसकी थोड़ा ना वैल्यू होगी, उसका उसका मंत्री जो होगा, उसका महामंत्री जो होगा, उसका सेनापति होगा, इन सब की भी तो वैल्यू होती है ना। तो बस वही है कि ये सब भी बड़े बड़े जो कास्ट उसमें धीरे धीरे उभर के आने लगे हमारे पास। और आगे अगर हम देखते हैं तो इस पीरियड में जो है मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से जो वन और अपने पेड़ पौधे जो थे, अपने फॉरेस्ट जो थे, उनकी कटिंग बहुत लंबे स्केल पे हुई थी, लार्ज स्केल पे हुई थी। ताकि इसलिए नहीं, जैसे कि आज जो होता है वो तो होता है भाई कि बिल्डिंग बना लो, ये मॉल बनाना है, वो मॉल बनाना है, ये प्लॉट बनवाना है वहाँ पे, तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन आज होता है। लेकिन उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन होता था फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ को याद रखना है कि उनके टाइम पे जो है एक्सटें मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करते थे ताकि एग्रीकल्चर बढ़ाया जा सके। मतलब अगर कहीं पे बहुत जंगल झाड़ी है तो वहाँ से जंगल झाड़ी हटा के मतलब उस ज़मीन को जो है एज अ फर्टाइल लैंड यूज़ करेंगे वो लोग, और वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे, उनका अपना जगह ज़मीन होगा वो। तो इसलिए बहुत उस वक्त डिफॉरेस्टेशन होता था। और कहीं कहीं पे जो है ये चीज़ बहुत फास्ट होता था, और कहीं कहीं पे मतलब जो है नॉर्मल स्पीड पे ही होता था ये। और चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी dwellers टू माइग्रेट। और अब चूंकि देखो जब फॉरेस्ट वॉरेस्ट कट रहे हैं तो जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो ऐसे भी उस टाइम पे कम्युनिटी हुआ करते थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट से अपना खाने पीने का मतलब बंदोबस्त करते थे, फॉरेस्ट में उनकी लाइफ बीतती थी। तो वो लोग भी धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे एक तरह से। आप देखोगे तो ऑब्वियसली माइग्रेट करेंगे, अब उनकी फॉरेस्ट की एरिया कम हो रही है तो वो तो माइग्रेट करेंगे ही ना। तो अदर स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। कुछ लोग तो मतलब ज़मीन बनाने लगे अपनी, मतलब फॉरेस्ट क्लियर करके, और पीजेंट्स बन गए, मतलब फार्मर वगैरह वो बन गए, मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग बन गए। और ये जो नए नए जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट मतलब फार्मर, खेती बाड़ी जो होने वाले लोग होते हैं, ये जो है धीरे धीरे इन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस होने लगे ये लोग रीजनल मार्केट से। बड़े बड़े चिफ्टेंस यानी कि मंत्री हो गए राजा के, उन सेनापति हो गए, और बड़े बड़े पुजारी प्रीस्ट जो हो गए। फिर मोनास्ट्रीज हो गए, मतलब बड़ी बड़ी, और बड़े बड़े जो मोनास्ट्रीज मतलब बड़े बड़े जो राज्य होते थे, और मंदिर जो होते थे, इनसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी एक नॉर्मल पीजेंट की उस टाइम पे। और वो जो है बहुत बड़ी एक सोसाइटी के उस टाइम के पार्ट बनने लगे एक तरह से। पर उनको जो है टैक्स तो है पे करना ही पड़ता था, जो भी उनका राजा उस टाइम पे होता था, ताकि उनका जो देश है, जो भी उनका साम्राज्य है वो चले, फ्लोरिश करे, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि खाली राजा जीत के और लड़ाई करके थोड़ा ना कुछ कर सकता है। मतलब भाई अगर आपको सुखी शांति चाहिए तो राजा को आपको टैक्स देना है, ताकि राजा अपने सैनिकों को खाना पीना खिला सके, उनको अच्छे से, मतलब उनको पैसा दे सके, उनको जीवन दे सके अच्छे से, ताकि वो लोग उसके लिए अच्छे से लड़े, और वो उस देश को, उस मतलब उस साम्राज्य को सुरक्षित रखे। ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन लॉजिक था उस टाइम पे। और आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें फिर पता चलता है कि बेसिकली जो हमारा
ऑब्वियस ये बात है, हर ह्यूमन जो है सेम तो हो नहीं सकता, वैसे ही हर ह्यूमन के पास सेम अमाउंट ऑफ पैसा, सेम अमाउंट ऑफ ज़मीन, मतलब जो भी है, मतलब कैपिटल उनके पास नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जो लोग पे करते थे टैक्स, उसमें से कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, कुछ लोगों के पास नहीं होती थी, कुछ लोग सिर्फ कैटल रखते थे अपने पास, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है हर इंसान के पास ज़मीन हो जाए, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो उनके पास कैटल होते थे, जैसे कि गाय भैंस के मतलब झुंड, और फिर भेड़ बकरियाँ, ये सब उनके पास होती थी बहुत सारी। तो वो लोग कुछ भी करके कैटल करते थे अपने पास, और मतलब जरिया निकालते थे जीने का अपना, और पे करते थे टैक्स। लेकिन ये सब जो है एक तरह से डिफरेंस, एक तरह से लोगों में आप देख लो, अब समझो एक इंसान है उसके पास 100 गाय हैं, और एक इंसान है उसके पास 100, उसके पास 10 बीघा या फिर 15 बीघा ज़मीन है। तो दोनों में डिफरेंस तो है कि भाई, बड़ी बड़ी बात है ना कि 100 गाय हैं उसके पास तो सिर्फ, और उसके पास तो ज़मीन है यार। गायों का तो क्या है भाई, कभी ख़त्म हो जाएंगे, कभी नहीं रहेंगे गाय, है ना। कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया। लेकिन ज़मीन तो क्या है भाई, वो ज़िंदगी भर वहाँ रहेगी, जब तक धरती है तब तक वो ज़मीन वहाँ रहने वाली है उसके पास। वो आदमी मर जाएगा उसके बाद उसके बेटों के पास, सबके पास तो ज़मीन रहेगी। तो एक्चुअली उसको वैल्यू ज़्यादा मिलती थी जिसके पास प्रॉपर्टीज होती थी, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते थे, जैसे कि जो ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो ज़्यादा कर पाते थे, लीन सीजन में, नहीं कि छोटे मोटे सीजन में भी अच्छा खासा एक्टिविटी जो करके दे पाते थे। तो इस डिफरेंस की वजह से जो है धीरे धीरे आगे जाकर सोसाइटी जो है एक तरह से अलग अलग जो है जातिज और सब कास्ट में जो है डिवाइड हो गई थी, मतलब। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले, ये सब कास्ट और जाति बनने के पहले, अपने इंडियन सोसाइटी में सिर्फ 4 वर्ग, मतलब कि 4 वर्ग होते थे, जो कि आपको पता है कि शूद्र था, फिर बाद में वैश्य था, क्षत्रिय था और ब्राह्मण था। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर में नहीं बोला है, बस मैंने 4 का नाम दे दिया है। मतलब अगर ऑर्डर में बोलूँ तो सबसे पहले ब्राह्मण था, फिर उसके नीचे क्षत्रिय थे, उसके नीचे फिर वैश्य थे, और उसके नीचे शूद्र थे। तो यही सिर्फ 4 कास्ट थे उस टाइम पे। उसके बाद अभी इस टाइम पे जो हुआ कि एक तरह से और जाति और सब कास्ट बन गए थे, जो कि अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उनको रैंक कर दिया गया था कि कौन ऊपर का कास्ट है और कौन नीचे वाला कास्ट है। तो बेसिकली इससे उनको पावर और इन्फ्लुएंस जो है वो मिली उनको अलग अलग, और अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनको अलग पावर मिली, जो ऊपर कास्ट उनको ज़्यादा वैल्यू मिली। लोअर कास्ट को लोग एक तरह से अनटचेबल की तरह से ट्रीट करने लगे, आगे जाके आपने पढ़ा होगा, पढ़े नहीं वाले हम लोग उसको। तो ये जो जाति की जो स्टेटस है, ये ऑब्वियसली हर एरिया टू एरिया जो है डिफरेंट वेरी करती रहती है, कि मतलब हर एरिया की जाति जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो जाति जो है, और जो अलग अलग जाति के लोग होते थे, जो अलग अलग कास्ट, सब कास्ट के जो लोग होते थे, वो अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते थे, ताकि वो अपने कंडक्ट ऑफ मेंबर्स कर सके। जैसे कि अगर अब एक आदमी आप देखोगे जो थोड़ा सा लोअर कास्ट का होगा, तो उनके अपने शादी में उनके अलग रीति रिवाज थोड़े बहुत होते होंगे। हाँ, हालांकि पूजा उनकी वही होती होगी, लेकिन थोड़े बहुत रिवाज उनके अलग होते होंगे। और एक अपर कास्ट का आप देखोगे इंसान, तो वो थोड़ा सा शादी और अलग तरह से थोड़ा सा रीति रिवाज करता है। तो ये सब काफ़ी आपको डिफरेंस मिलेगा देखने को। और ये जो रेगुलेशंस जो हमने बनाए थे, तो ये जो है बड़े बड़े जो एल्डर्स उनके थे, उन्होंने बनाए थे एक तरह से। और इसको मतलब कुछ एरिया में लोग जातीय पंचायत भी बना के रखे थे, एक तरह से उस टाइम का था ये एरिया। और लेकिन एक बात तो थी कि जितने भी जो भी जाति का इंसान है, जिस भी जाति का है, मतलब जो भी सब कास्ट का है, अपर है, लोअर है, मिडल है, उसको अपने कास्ट के रूल जो है वो बेसिकली स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे, ताकि उनको वो चेंज ना कर सके, जो भी उनके विलेज में बनाए हुए हैं उनको कहीं भी जाकर वो चेंज नहीं करना है। और बहुत सारे विलेज तो जो है वो चिफ्टेन भी, मतलब क्या बोलते हैं, रूल मतलब गवर्न करता था, ताकि मतलब अब हर जगह तो राजा जाके मतलब भाई सिंहासन बना के बैठ नहीं सकता। वो तो किसी एक अपने कैपिटल में सिंहासन बना के बैठेगा ना। अब जो उसके एरिया में जो छोटे मोटे जो गांव आएंगे, वहाँ पे वो अपने बड़े बड़े चिफ्टेंस, अपने बड़े मंत्रियों को बना के वो भेज देता था, ताकि वहाँ पे लोग उसकी देखभाल और उनका देख रेख कर सके, और वहाँ का वो साम्राज्य थोड़ा बहुत संभाल सके। एक तरह से वो राजा नहीं था, वो उसके मतलब असिस्टेंट हुआ करते थे, मतलब। और ये सब मिला के जो है उनका एक स्टेट पूरा बनता था, जो कि आप एक आज एक स्टेट देखते हो। अब अगर हम आगे जाए तो हमको मिलता है रीजन एंड एम्पायर। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमको बताया गया है कि जो भी एम्पायर्स थे वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुए थे, और एम्पायर्स का मतलब आने पे और फिर उनके जाने पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था उस जगह पे, उस रीजन पे। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक संस्कृत प्रशस्ति में ये एक तारीफ प्रशंसा की गई है, जिसमें दिल्ली सुल्तान की मतलब करी गई है कि दिल्ली सुल्तान जो था, यानी कि गयासुद्दीन बलबन, ये उसका नाम था, जिसने 1266 से 1287 में रूल किया था। तो उसका जो एम्पायर था वो लाई करता था फ्रॉम द बंगाल टू द अफ़गानिस्तान। मतलब आप सोचो कि कितना लंबा उसका जो रूल का एरिया था वो गया था वहाँ तक। तो बंगाल से अफ़गानिस्तान तक उसका रूल था, वेस्ट में। और ये जो है सभी का इसमें पूरा साउथ इंडिया भी हमारा इंक्लूड होता था उसके मतलब रूल में। तो बेसिकली जो अलग अलग जगह के जो लोग होते थे, यानी कि गौड़ा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका,
ये सब जो बड़े बड़े राज्य होते थे इसमें लिखा है कि वो उसकी आर्मीज़ के सामने मतलब एक तरह से घुटने टेक देते थे, भाग जाते थे पीठ दिखा के। ऐसा इस बुक में लिखा है, और इसमें बेसिकली लिखा है कि ये उनके बिलीफ था, ये जो उनके इतिहासकार थे उन्होंने ऐसा लिखा था अपने रिकॉर्ड्स में। पता नहीं रियल है कि नहीं है, पर हालांकि मतलब उन्होंने समझने की कोशिश की जो नए रूलर जो आ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके डर से कोई भी रूलर्स नहीं आ रहा था, उनके उनको चुनौती लगातार मिलती रहती थी नए नए रूलर्स से तरफ से, जो कि उनको देते रहते थे लगातार उनके आर्मीज़ को, और उनको एक नया एरिया कब्जा करने के लिए अपना। तो 700 तक जो है, मतलब जो एरा था, इस 700 का जो टाइम था, इस तक जो है, इस टाइम तक बहुत सारे जो रीजन जो मतलब एरिया थे वो अलग अलग जोग्राफिकल डिमेंशन को पोजेस करते थे। मतलब कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे बहुत ज़्यादा चट्टानी एरिया है, मतलब प्लेट्यूज़ वाला एरिया मतलब है, खाड़ी वाड़ी है, और कहीं पे मतलब प्लेन नॉर्मल एरिया है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बर्फ़बारी वाला एरिया भी होता था। तो ये था कि मतलब इन सब इलाकों में मतलब कैसे मतलब अलग अलग कल्चर भी था, और अलग अलग एक लैंग्वेज था उनका अपना। और ये सब हमको बताया, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करेगा चैप्टर नंबर 9 में। और ओकेशनली अगर हम देखेंगे तो ऐसे डायनेस्टीज जैसे कि चोला थे, खलजीज थे, तुगलक, मुग़ल, ये सब के सब जो थे आपस में इनका भिड़ंत होता रहता था, मतलब आपस में लड़ते रहते थे एक तरह से। और एक पैन रीजनल एम्पायर बनाते रहते थे, मतलब कि कभी उसका, कभी मुग़ल का रूल है वहाँ पे, कभी तुगलक वहाँ पे रूल करने लगे, कभी खलजीज रूल करने लगे, तो कभी उनसे जीत के चोलास वहाँ पे रूल करने लगे। पर ये जो रीजन वाले जो एम्पायर होता था ये बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मतलब हर 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, कोई भी टाइम के बाद यहाँ पे रूल जो होता था चेंज होता था जैसे उन लोगों का। और यही था, मतलब ये उनको अपना डोमेन और उनका अपना ये जो एम्पायर था उसको एक्सपांड करने के लिए वो लोग ऐसा करते थे। और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और 4 में। और जब हम आगे देखेंगे तो जो मुग़ल एम्पायर जो था, जब मुग़ल एम्पायर 18th सेंचुरी में ख़त्म हो गया था, जब वह डिक्लाइन हो गया था, तो उनके ख़त्म होने के बाद जो है एक नया फिर से जो भी स्टेट्स पहले हुआ करते थे उनके आने से पहले वो वापस आने लगे, मतलब वापस वो इमर्ज होने लगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं पे बहुत लंबा चीज़ किसी का असर रहा है, कोई बहुत लंबे टाइम से कहीं पे रूल करेगा कोई पे, कोई बहुत लंबा इम्पैक्ट होगा उसका ऑब्वियसली, समझो है ना। जैसे कि आप समझो अगर आपके हाथ में प्लास्टर कभी हुआ होगा तो आपको पता होगी, अगर वो 1 महीने तक प्लास्टर है तो उस 1 महीने के निकलने के बाद आपका हाथ आपको अजीब सा फील होता है मूवमेंट करने में वगैरह वगैरह। तो बस वही है। तो नए नए फील्ड वहाँ पे मतलब नया नया मतलब फिर से एक तरह से इमरजेंस होने लगा। और पैन रीजनल रूल भी हल्का फुल्का वहाँ भी था, मतलब क्योंकि अभी भी कुछ कुछ जो राज्य थे वो आपस में टकराते रहते थे नए नए रीजन लेने के लिए। और बहुत सारे लेगेसीज भी बने इन एरा के बीच में, आपने सुनने को आपको मिला होगा लेगेसी, जैसे कि मतलब कुछ सुनने, जैसे कि कोई एक राजा है वो अकेले मतलब पूरे मुगल को कंट्रोल करके रखा रहा है, जैसे कि अब महाराणा प्रताप थे हमारे। तो उन्होंने कैसे अपने जीते जी कभी भी उनके ज़मीन पर मेवाड़ में कभी भी उन्होंने मुगल को शासन आने ही नहीं दिया। तो ये सब काइंड ऑफ लेगेसीज हमको सुनने को मिली, जैसे कि मराठा एम्पायर में हमको सुनने को मिली, और बहुत कुछ था। और इसके बाद जो है हमें इसमें यही बोला है कि 700 के बीच में 1750 के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब अल्टरेशन हुआ करते थे एम्पायर में। और क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देखो तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की अवेलेबिलिटी, आपको मैंने ऊपर ही टॉपिक में समझाया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थोड़ी बहुत हो चुकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब एक दूसरे से टकराते थे और नया नया रीजन लेने की कोशिश करते थे। और अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो उसका नाम है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो इसमें हमको पढ़ के लग रहा है कि ओल्ड और न्यू रिलीजन्स के बारे में इसमें हमको क्या समझाएगा। तो हम आगे देखते हैं इसमें। तो हमारी जो हज़ारों साल की जो इतिहास है इसमें बताया गया है कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे रिलीजन का चेंजेस भी हमारे इतिहास में आया है, हमको कंटिन्यूसली देखने को मिला है। जैसे कि बहुत पहले हम सब के सब हिंदूज़ होते थे इधर पे, फिर बाद में इस्लामिक रिलीजन भी आया, बुद्धिस्ट रिलीजन भी आया। मतलब बहुत सारे रिलीजन हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होके मतलब बने, कहीं कहीं कुछ तो अपने यहाँ पे रीजनली बने नए नए, ठीक है। और कुछ कुछ बाहर से भी आए। तो सबका जो था अपना अपना रीज़न था, मतलब जैसे कि कुछ लोग जो थे वो सच में प्रे करते थे उस भगवान को, अपने उन भगवान को, गॉड को, जो उनको ट्रू हार्ट से फील करते थे। पर कुछ लोग जो थे वो कलेक्टिव थे, मतलब कि अगर उनके आसपास वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे, कि हाँ भाई लोकल में तो अभी यही चल रहा है, कलेक्टिव ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। तो ये था उनका। तो मतलब बेसिकली ये हर किसी का बिलीफ नहीं था कि यार कि यही जो है वो है। बस कुछ लोग जो है बेसिकली नॉर्मली उसको एज जस्ट फॉर, मतलब बोल सकते हैं कि पीयर को देख के वो लोग भी इसको फॉलो करने लगते थे। और इसी टाइम के दौरान हमारे जो आज का जो हमारा समाज जिसमें हिंदुज़म जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ उस टाइम पे, और अभी भी फेमस हो रहा है जो आपको दिख रहा है।
तो फेमस होता था। जैसे कि उस टाइम पे जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने मतलब ट्रेजर्स में से, अपने खजानों में से पैसे निकाल करके बड़े बड़े मतलब जो मंदिर बनवाया करते थे महंगे महंगे, और बहुत ही शानदार और विचित्र मंदिर बनवाए हैं वो लोग। तो ये सब जो उन्होंने डीटीज़ को प्रे करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए उन्होंने सब बनाया है। और एक जो मैंने आपको बोला था कि 4 वर्ग होते हैं, तो सबसे जो टॉप वर्ग होता है ब्राह्मण्स, उनका जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल उनका इंक्रीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस मिली सोसाइटी में। क्योंकि बेसिकली उनका जो नॉलेज था संस्कृत को लेकर, वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। क्योंकि जो भी मतलब पुराने जो वेद वेद में लिखे हैं सब में संस्कृत वगैरह में लिखा है, तो ब्राह्मणों को तो क्या था कि उनको तो पढ़ना था, तो वो लोग बेसिकली उसको डिसाइफर करके वो उनको सुना के बता सकते थे कि इसमें क्या लिखा है, क्या बोला है उस भगवान ने, क्या उन भगवान ने बोला, उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। तो ये सब की वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। मतलब सोचो, अगर आपको संस्कृत तो अगर आती नहीं होगी, नहीं आती होगी, और अगर आपको मैं एक संस्कृत की बुक दे दूँ पढ़ने के लिए रामायण की, तो आपको पढ़ ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। लेकिन ब्राह्मण जो थे उस टाइम पे, पंडित जो होते थे उस टाइम पे, वो ऋषि मुनि वो सब उसको पढ़ के बता पाते थे कि यहाँ पे क्या लिखा है, उनके भाषा में बोल पाते थे कि इधर क्या लिखा है। तो उनका जो पोजीशन था काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था। और उनको पेट्रॉन्स जो उनके थे, मतलब वो उनके मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, सपोर्ट करते थे। जैसे कि पेट्रॉन्स बनना मतलब एक तरह से किसी का सपोर्ट मतलब मिलना किसी तरह से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेट्रोन मतलब एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न मैन और अ नोबल। मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट मिलता था नए नए रूलर्स का। ऑब्वियसली मिलना चाहिए क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते थे। और एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला इस पीरियड में, वो था नया आइडिया का जिसको हम बोलते हैं भक्ति, यानी कि ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी। मतलब कोई भी भगवान का, जैसे कि मूर्तिकारों की मूर्तियों की पूजा करना, भक्ति करना, ये सब हमको देखने को मिला। और इसके बारे में हमको बेसिकली लोग डिटेल में बताएंगे चैप्टर नंबर 8 में, काफ़ी सारे डिटेल में जाके हमको वो बताएंगे। और ये भी वो पीरियड था जब नया नया जो रिलीजन जो था हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो रहा था। लोग जो है मतलब बाहर से जो माइग्रेंट करके आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग अपने रिलीजन का मतलब यहाँ पे एक तरह से एडवर्टीज़ करवाते थे, एडवर्टाइजमेंट करवाते थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि लोग इसको भी फॉलो करके देख सके। जैसे कि जो अरब से जो आते थे, वो अपने साथ कुरान लेके आए थे इंडिया में 7th सेंचुरी में। तो आपको ये याद रखना है कि कुरान जो है वो इंडिया में मतलब कब, क्या बोलते हैं, कब इंट्रोड्यूस हुई फर्स्ट टाइम, तो याद रखना आपको 7th सेंचुरी में हुई थी। और मुस्लिम जो हैं, जो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है कि वो कुरान को जो है अपने होली बुक मतलब मानते हैं, पवित्र बुक मानते हैं अपने लिए। और वो लोग सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं। और ये मतलब उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था नए नए उसमें। और बहुत सारे जो रूलर्स थे वो पेट्रन्स थे इस्लाम के भी। मतलब बहुत सारे जो रूलर्स अपने इंडिया में जो थे, जो मतलब दूसरे देश से आया था या फिर बाहर से आया था, वो धीरे धीरे मतलब उन्होंने इस्लाम को भी उन्होंने मतलब पेट्रोन किया था। मतलब कि उसको वो लोग फॉलो करने लगे थे, उनको वो रिस्पेक्ट करने लगे थे। ठीक है। और बहुत सारे जो उनके थॉट्स और आइडियाज़ उन्होंने लिखे थे उस कुरान में, वो भी उनको फॉलो करते थे। और जैसे कि हिंदुज़्म जो था काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा, अलग तरह से उसको लोग फॉलो करते थे बहुत भारी संख्या में। वैसे ही इस्लाम को भी धीरे धीरे जो लोग हैं बहुत लोग फॉलो करने लगे। और इस्लाम में भी इन लोग होते थे अलग अलग मुस्लिम होते हैं। तो ये होते थे, एक तो शिया मुस्लिम होते थे जो कि मोहम्मद के सन इन लॉ में बिलीव करते हैं। मतलब वो जो उनके भगवान थे मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, उनमें बिलीव नहीं, मतलब उनके सन इन लॉ, मतलब उनका जो भी सन इन लॉ था जिसका नाम अली था, मतलब उसका जो दामाद रहा होगा वो उसका नाम अली था, उनमें वो लोग बिलीव करते हैं। शिया मुस्लिम में आपको याद रखना है कि शिया मुस्लिम एक्चुअली होते क्या हैं, ये उनका एक डिवीज़न होता है जिसमें जो लोग बिलीव करते हैं। आपको याद रखना है हाईलाइटेड, ये हाईलाइट वाले वर्ड्स, इन द सन इन लॉ प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि इसको अगर आप वीडियो देखो बिना नोट्स के तो भी कम से कम आपको याद रहेगा। और ये जो था मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा लीडर था। और ये दूसरे उनके मुसलमान जो होते थे वो होते थे सुन्नी मुस्लिम्स, जो कि एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। ठीक है, तो ये उनके खलीफास को फॉलो करते थे। मतलब ये आपको याद रखना है कि सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम क्या होते हैं। ये जो है एक्सेप्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, जो बहुत पहले जो उनके लीडर्स हुआ करते होंगे उनको ये लोग फॉलो करते थे। और ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये लोग सिर्फ खलीफास को उस टाइम पे फॉलो करते थे। और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस भी होते थे इन बिटवीन लॉज में, मतलब स्कूल ऑफ लॉ में जो उनके थे, जैसे कि हनाफी और शाफी, जो कि मेनली इंडिया में होते थे। तो आपको याद रखना है कि कौन से बेसिकली स्कूल ऑफ लॉ थे इनके, वो थे हनाफी और शाफी। और बहुत सारे इनके थियोलॉजी और मिस्टिकल मतलब जो उनके ट्रेडिशन जो है वो भी हुआ करती थी।
और अब अगर यहाँ पे हम अगले टॉपिक की बात करें तो इसका नाम है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो बेसिकली इसमें हमको ये बताता है कि जो हमारा जो टाइम है और हिस्टोरिकल पीरियड है, मतलब हमारे लिए तो भाई टाइम मतलब क्या होता है कि कुछ दिन बीतना, कुछ घंटे बीतना, कुछ हफ्ते बीतना। लेकिन हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस जो होते हैं उनके लिए इतना सिंपल नहीं होता। उनके लिए ये होता है चेंज आना। ठीक है, मतलब उनके लिए एक हिस्टोरिकल चेंज ये नहीं हुआ कि एक साल से दूसरा साल आ गया। ये नहीं है उनके लिए। उनके लिए हिस्टोरिकल चेंज जैसे कि ये बिलीफ था तो ये बिलीफ चेंज हो गया, ये राजा की जगह अब ये राजा आया, यहाँ पे ये वॉर हुई अब ये वॉर हुई। और वैसे ही लोगों के जो बिलीफ थे, उनके ट्रेडिशन जो उनके बदल रहे, कल्चर बदल रहे, तो उसकी वजह से उनका चेंज हुआ। ये उनका मानना है। और बेसिकली 19th सेंचुरी में जो अपना ब्रिटिश जो थे हमारे देश में, वो हमारे देश के हिस्ट्री को 3 मेन हिस्से में डिवाइड किए थे, जो कि था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, ये 3 हिस्ट्री है इंडिया के। मतलब ये सब आपको बिलीव करते हो कि यही 3 हिस्ट्री हैं अपने। इसको वो लोग ने डिवाइड किया था अपने उसमें। और ये डिवीज़न जो है वो बेस्ड हुआ था। ये डिवीज़न बेसिकली उन्होंने सिंपली आप देख के बोल सकते हो कि इसको उन्होंने बनाया था ऑन द देयर, मतलब उनके जो पुराने बिलीव्स थे उस पर। और ये अपने जो राजा महाराजा के नाम के ऊपर उन्होंने बनाया। जैसे कि अभी ये महाराजा जो है हिंदू का है, तो हिंदू अभी चल रहा राज, फिर मुस्लिम राज आया, फिर ब्रिटिश राज आया अपने देश में। तो ये बेसिकली था यहाँ पे इन्होंने। और इन्होंने जो है मतलब इसमें एक फ्लॉ ये है कि इस डिवीज़न ने, ब्रिटिश ने ये जो डिवीज़न बनाया इसमें उन्होंने जो अपने भारत की जो वीरता और जो शौर्य चीज़ उन्होंने जो दिखाया, जो ग्रेटनेस दिखाया इंडिया को, उन्होंने नहीं दिया। इसमें कुछ ग्रेटनेस नहीं दिया है। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि गुलामी जो है तो हुई है इन तीनों राज्यों में अपने भारत में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब काम किया है उन लोगों ने। उनसे वैसे यही उम्मीद है मुझे। और बेसिकली हमको आगे इस बुक में इन्होंने ग्लिम्स दे दिया कि आगे हमको ये लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि और उसमें बोला कि कुछ हिस्टोरियंस जो है वो फॉलो करते थे इसी रूल को कि हाँ भाई यही 3 मेन एरा थे हमारे इंडियन हिस्ट्री के। पर कुछ हिस्टोरियंस जो है वो जो फैक्ट्स को लेके चलते हैं वो लोग इसको बिलीव नहीं करते। वो लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को भी लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं मतलब हिस्ट्री के लिए, तो वो उन्होंने सबको कंसिडर करते हैं। और बेसिकली इसमें बोला है कि ये जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इस बुक में 7th क्लास के, ये हम लोग का जो है मीडिएवल हिस्ट्री है। मतलब यानी कि एक तरह से ये बोला गया है कि 700 से 1750 के बीच का जो एरा है वो मिडिएवल हिस्ट्री है हमारे देश का। ठीक है, तो ये हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से देखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वास्ट होता है ये जो हिस्ट्री है अपना। और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और मतलब फॉरगेटिंग भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मैंने आपको बोला पहले वीडियो में, तो लोग बहुत जल्दी भूलेंगे कि ये कब हुआ वो कब हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हमको यही बोला गया है। और ये जो हज़ारों साल की जो हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। और 16th और 18th सेंचुरी जो थे वो मतलब 11वीं और 8वीं सदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। आपको देख के पता चल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। और बहुत सारा जो पीरियड है हम लोग का यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट मिडिवल हिस्ट्री लेके रखा है। इसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चालू होता है, और जो कि अपना ब्रिटिश हिस्ट्री होता है। और ये जो इन जो पिछले जो हज़ारों सालों में जो मिडिवल हिस्ट्री के जो थे, उसमें सोसाइटी यानी कि अपना जो सब कॉन्टिनेंट यहाँ पे है वो ट्रांसफॉर्म हुआ। आपको हमने बताया कि ट्रांसफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिकल रीजन्स में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था। और लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो आपको मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था हमारा देश, हमारा भारत। तो जो बाहर के जो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, वो हमारी तरफ आए। तो इसके बाद जो आपको पता है कि क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे मतलब ट्रेडर्स बन के आए। फिर बाद में वो धीरे धीरे यहाँ पे अपना लॉ लगाने लगे, रूल करने लगे। फिर आगे आपको पता ही है कि क्या हुआ था हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये चैप्टर में अपना बस इतना ही है। और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करना, लाइक अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन देना तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।